हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तौहीद आलम। दोस्तों, आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं और यूट्यूब में अपलोड करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग कोठारी कमीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आप सीटेट, यूजीसी या फिर बीएड एमएड की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बीएड और एमएड की एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखते रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट और उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है द एजुकेशन कमीशन 1964 से 66, जिसको कोठारी कमीशंस के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस वीडियोस में, इस लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं अब बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नंबर 2, मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस। आज के इस वीडियोज़ में आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और हमारी इस लेक्चर्स को देखिए, सुनिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आते हैं हम कंटिन्यूस। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं इस कोटेशन से करना चाहूँगा, जो कोठारी कमीशंस के जरिए ही दिया गया है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग सेप्ट इन हर क्लासरूम। कि भारत का भविष्य कैसा होगा, आने वाला भारत कैसा होगा, इनकी प्रिपरेशंस क्लासरूम के जरिए या क्लासरूम तय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। मैंने जैसे आपको मैं शुरुआत में बताया था कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शंस में इस कमीशंस जो है, कोठारी कमीशंस का जो चेयरमैन है डॉक्टर डी एस कोठारी। डॉक्टर डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जो है इसका फुल नेम है, इनका ये चेयरमैन है। ये उस समय चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के चेयरमैन थे उस समय, जब ये कोठारी कमीशंस के चेयरमैन भी बने। और ये इंडिपेंडेंट के बाद तीसरा एजुकेशन कमीशन है। इंडिपेंडेंट के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट या पोस्ट इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद तीसरा एजुकेशन कमीशन है। ठीक है। और ये इनकी जो शुरुआत की गई, कब किया गया था शुरुआत? 14 जुलाई 1964 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये सब डेट याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपकी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोठारी कमीशंस या स्टार्टिंग ऑफ कोठारी कमीशंस। तो आपको ये डेट, फुल डेट आपको याद रखना है। 14 जुलाई 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। एंड बिगन इट टास्क ऑन अक्टूबर 2 1964 में इसका जो टास्क है वो इसका स्टार्टिंग हो गया था। और इन्होंने जो अपनी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट जून 29 1964 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो, अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने सौंप दिया। देखिए, कोई भी कमीशंस बनता है, कमीशंस क्या करते हैं, वो पहले पूरे कंट्री में एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं और उनको जो डेटा मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिकमेंडेशंस को तय करते हैं। और रिकमेंडेशन जब उसका बन जाता है तब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप देते हैं। ठीक है। उसका गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिकमेंडेशंस को देखते हैं और रिकमेंडेशंस देख के कौन कौन सी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना है वो फैसला गवर्नमेंट करता है। ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी कोठारी कमीशन जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन है, क्योंकि इन्होंने क्लास मतलब प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत स्टडी करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन है दोस्तों। ठीक है। इनका जो टाइटल था, इनको रिपोर्ट जो सौंपा गया था, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये इनका टाइटल था। इस टाइटल को भी आप याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि द टाइटल या इंटाइटल्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, कोठारी कमीशन, तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके जो मेंबर थे उसमें 17 मेंबर्स थे। 17 मेंबर्स में 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स जो है इसमें शामिल थे, जो यूएसए, यूके, यूएसआर एंड फ्रांस एंड जापान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो
इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीज याद रखेंगे? चेयरमैन कौन है? DS कोठारी। उसके बाद ये थर्ड कमीशन से आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट, इनकी जो शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1964 में, और रिपोर्ट सौंपा जून 29 96 में इन्होंने अपना रिपोर्ट को सौंप दिया गवर्नमेंट के पास। उसके बाद अब हम आते हैं कि द 4 मेन थीम्स ऑफ द कमीशंस वेयर, जो इस कमीशंस के थे, कमीशंस का मेन एम क्या था, मेन थीम क्या था इस कमीशंस को लाने का, वो चीज देखते हैं। बहुत ये 4 चीजें हैं आपका। फर्स्ट है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे एजुकेशन के फील्ड में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़े, तो वो चीज होनी चाहिए। मींस हम किसी भी एक इंडिविजुअल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उससे अर्निंग कर सकते हैं, वो किसी चीज को प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हम एजुकेशन देने के बाद उनके अंदर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कर सके, ये। उसके बाद प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हम एजुकेशन दे रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए, और एजुकेशन देने के बाद स्टूडेंट के अंदर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन आना। सोशल आप समझ रहे हैं, समाज, एंड नेशनल राष्ट्रीय इंटीग्रेशन की मीन्स क्या होता है कि एक जहती, इंटीग्रेट करना। जब दो चीजों को हम एक कर देते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना, समाज के साथ इंटीग्रेशन, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट आपके अंदर एक जहती यूनिटी, एकता होनी चाहिए। इसको प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आप जानते हैं कि अभी जो ये एरा है 21st सेंचुरी जो है, ये मॉडर्नाइजेशन इसको माना है। तो मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, हाँ मॉडर्नाइजेशन इन द मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ ये नहीं कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, फॉरेनर के कपड़े पहन रहे हैं, स्टाइलिश है, हेयर स्टाइलिश, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज कि हमारी साइंस, हमारी जो थिंकिंग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, हम बहुत ब्रॉडली चीजों को सोच रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हो, हाँ हम मॉडर्न तरीके से सोच रहे हैं, तो वो हमारी मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है। उसका डेवलपिंग सोशल एंड मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, हम एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि एजुकेशन देने के बाद ह्यूमंस के अंदर सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो। उसके बाद मेजर रिकमेंडेशंस की बात करेंगे कि ये जो कमीशंस था इसमें क्या क्या मेजर रिकमेंड किया गया था इन्होंने अपने सबमिशंस में। देखिए ये चीज आप यहां से ना एक एक करके याद रखेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। देखिए इन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम 10+2+3, ये 10+2+3 पैटर्न का होगा पूरी कंट्री में, होल कंट्री में जो एजुकेशन का पैटर्न क्या होगा, 10+2+3। 10 जिसको आप मैट्रिक बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, 2 हायर सेकेंडरी, एंड 3 ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्स जो होता है। तो 10+2+3 आपको सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि 10+2+3 का पैटर्न किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया था। तो आप क्या बोलेंगे, कोठारी कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया था। एकदम इसको याद रखना, जो कॉन्क्रीट नॉलेज है उसको आप हमेशा याद रखेंगे, और यही एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, re-primary education which had different names such as kindergarten, Montessori and pre-basic should be renamed as pre-primary, ठीक है। उस समय री प्राइमरी एजुकेशन को क्या कहते हैं, जो री प्राइमरी मतलब प्राइमरी से पहले, प्राइमरी से पहले जो एजुकेशन को नाम से जाना जाता है, जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्री बेसिक, ये सब के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि इसके प्लेस में आप क्या बोलिए इसको, प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले जो एजुकेशन को किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी एंड प्री बेसिक के नाम से जाना जाता था, इन्होंने रिकमेंड किया कि अब इसको जो ना प्री प्राइमरी के नाम से जानिए, प्री प्राइमरी के नाम से जानिए, ओके। उसके बाद द प्राइमरी एजुकेशन रीनेम एज लोअर प्राइमरी टू बी द 4th स्टैंडर्ड। और जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो प्राइमरी अभी भी प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5 है, वन स्टैंडर्ड से लेके
5 क्लास तक, इसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना है, लोअर प्राइमरी। हाँ, लोअर प्राइमरी कितना स्टैंडर्ड तक होगा, वो 4th स्टैंडर्ड तक होगा। ओके, वो 4th स्टैंडर्ड तक को हम क्या बोलेंगे, लोअर प्राइमरी। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 10+2+3 का जो पैटर्न है गिवन बाय द कोठारी कमीशन, एंड जो प्री प्राइमरी एजुकेशन था लाइक किंडरगार्टन था, मॉन्टेसरी था, प्री बेसिक था, इसको हम रीनेम्ड एक नया नाम से जानेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्री प्राइमरी के नाम से जानेंगे। और तीसरा चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन था उसको हम रीनेम्ड करके एक नया नाम से जानेंगे, उसको लोअर प्राइमरी। ठीक है, इस स्लाइड में आपको तीन चीजें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सेम हेडिंग मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया कि देखिए, द अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन वाज आइडेंटिफाइड एज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अंडर द नेम हायर सेकेंडरी और प्री यूनिवर्सिटी। देखिए, अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट से नीचे जो कोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई किया गया किसे, 11th एंड 12th, उसको क्या बोलेंगे, हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी दो नाम से, या तो हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी। प्री यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी से पहले। हम जब ग्रेजुएशन करते हैं या डिग्री का कोई कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, तो उसको यूनिवर्सिटी बोला जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी कोर्सेस। तो जो 11th 12th है उसको हम किस नाम से जानेंगे, हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेजुएट स्टडीज टू बी स्टैंडर्ड एज 3 ईयर कोर्सेस। जो ग्रेजुएट होगा, जिसको डिग्री कोर्सेस भी कहते हैं, वो 3 ईयर का, अभी भी 3 ईयर का है जो प्लेन कोर्सेस है प्रोफेशनल्स को छोड़ के, ये आपका 3 ईयर का होगा। द डेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर रिकमेंडेड टू बी इंक्रीज्ड टू 234 फॉर स्कूल एंड 264 फॉर कॉलेज। ये जो आपको एक साल के अंदर कितना दिन पढ़ाना है, आपको क्लास कितनी दिन क्लास लेना है, कितना दिन स्कूल चलेगा, ये यहाँ पे डे कई बार एग्जाम से पूछा गया, आप इनको याद रखेंगे। कॉन्क्रीट नॉलेज 234 स्कूल के लिए होगा और 216 ये आपका कॉलेज के लिए होगा। ये आपका इतना डेज जो है आपका 234 स्कूल्स के लिए एंड 264 कॉलेज के लिए इतना होगा। एंड वर्किंग आवर टू बी फिक्स एट नॉट लेस देन 1000 आवर। और कॉलेज वर्किंग आवर कितना होगा, कम से कम एटलीस्ट 1000 आवर होना चाहिए इन एकेडमिक ईयर, पर एकेडमिक, एक साल के अंदर 1000 वर्किंग आवर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्लाइड में आपको क्या क्या चीज याद करनी है एकदम, और हमेशा ध्यान में रखना है क्या, 11th एंड 12th को हायर सेकेंडरी बोलेंगे या प्री यूनिवर्सिटी। ओके, एंड उसके बाद जो ग्रेजुएट कोर्स होगा वो 3 साल का होगा, जिससे 10+2+3 है वो। उसके बाद स्कूल्स में कितना दिन खोला जाएगा या कितना दिन पढ़ाई होगा, तो 235 234 दिन। एंड कॉलेजेस कितना, 216 216 डेज। और वर्किंग आवर कितना होगा दोस्तों, तो 1000 आवर से कम नहीं होना चाहिए पर एकेडमिक ईयर में। ओके, उसके बाद लास्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं इसमें कि इसमें पहला जो पॉइंट है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में कहा गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहाँ होता है, सेकेंडरी एजुकेशन तक, 1 से लेके 14 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आपका आर्टिकल 21 में, कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन 2009 में जो आया था और उसके इम्प्लीमेंट 2010 में हुआ था, इसके बारे में भी कहा गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो जितने भी चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड्स के हो, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है सभी को। ठीक है, उसका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की बहुत बात कहेगी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, या किसी की भी कोई मदर टंग से, उनकी जो लैंग्वेज है उनके लैंग्वेज को डेवलप करने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे स्कीम बनाए, स्कूल्स की करिकुलम में ये चीजें शामिल करे जिससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। ओके, उसका 3 लैंग्वेज फार्मूला जो आपकी कोर्सेस होंगे, वो कोर्सेस में 3 लैंग्वेज फार्मूला। फर्स्ट लैंग्वेज आपका
मदर टंग होगा। इसमें यह भी बात कहा कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस होगा प्राइमरी में, ये कोशिश होनी चाहिए कि, क्योंकि कोशिश होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, पढ़ाने का जो मीडियम हो वो मदर टंग में होना चाहिए। तो मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड में आप या तो हिंदी, उर्दू या इंग्लिश, थर्ड में ये थर्ड जो लैंग्वेज होगा 3 लैंग्वेज में, वो आपका जो सेकंड लैंग्वेज में नहीं लिया, अगर सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले लिए या हिंदी ले लिए, तो थर्ड लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला गिवन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये कमीशंस का, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वलाइजेशंस, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, माइनॉरिटी हो, मैथोरिटी हो, डजेंट मैटर, किसी भी जोग्राफिकल एरियाज में वो रहते हो, आप इंश्योर कीजिए कि सबके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एक जैसा होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होगा कि यार हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। चाहे वो ज्योग्राफिकल एरिया मींस बहुत पहाड़ी इलाका है तो वहां पे स्कूल स्टैब्लिश नहीं किया सकता है, ऐसा नहीं, आपको हर जगह स्कूल स्टैब्लिश करना है, हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये इक्वलाइजेशन लाना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में। जैसे आप जानते हैं कि वुमेन्स के एजुकेशन में इक्वलाइजेशन नहीं है, उसकी जो लिटरेसी रेट है वो कम है। हाँ, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम चलाना है, स्कीम चला के उसकी भी जो लिटरेसी रेट है, रेशियो है, उसको भी इंक्रीज करना है। तो इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, लास्ट रिकमेंडेशन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। आपको क्या करना है, ये आप क्या कीजिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए, और उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, ऐसी फैसिलिटीज दीजिए कि उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके। ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके। जब हम किसी भी इंडिया की किसी भी स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट है, और उसको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, और वो अपने कॉग्निटिव का मैक्सिमम डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं किसी चीज को बनाते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्टली हमारी कंट्री का हेल्प कर रहे हैं, हमारी कंट्री का ग्रोथ हो रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एंड उसको फिर क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी देना है, जिससे वो मैक्सिमम ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और उसके बाद मेजर रिकमेंडेशंस देखे। आप किसी भी तरह का डाउट्स हैं तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक अगर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस डालते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर से वंस अगेन आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर माय वीडियोस, एंड आप अगर अपने मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, देखेंगे, तो इससे मुझे इनकरेज होगा, इससे मैं और ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए ला सकता हूँ, लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ओके, थैंक यू।